बहुत बहुत माफ़ी, कुछ ग्लिच हो गया था इसलिए मुझे उस टाइम वापस जाना पड़ा। अब मेरी आवाज़ अब ठीक है, अब सही आ रही है। आई होप अब सही आ रही होगी। तो मेरा नाम प्रेरिका है और मैं आप सबका हिंदी नामा की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज के जो मेहमान हैं उनकी हाल ही में एक किताब आई है आहुति, जो कि एक पौराणिक गाथा सीरीज़ का पार्ट है, तीसरे नंबर की तीसरा खंड है जो अभी आया है। और आज हम उनसे बात करेंगे पौराणिक गाथा लिखने की कला के बारे में, और बात करेंगे कि लिखते टाइम किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और बस तो चलिए जल्दी से जुड़ते हैं सौरभ कुदेशिया जी से। और आप कह रहे हैं कि आपको अभी भी शोर सुनाई दे रहा है, एक सेकेंड। अब ठीक है, अब सही है। अब सही आ रही है आवाज़? ओके। सौरभ सर, अगर आप जुड़ चुके हैं हमसे तो प्लीज़ लाइव में जुड़ जाइए। यार पंखे की थोड़ा सा हवा आएगी और पंखा इतनी गर्मी है कि मैं बंद नहीं कर सकती है। हेलो प्रेरिका जी। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। हिंदी नामा पर सॉरी आपका फॉर बहुत दिस बहुत टेक्निकल स्वागत है। ग्लिच। माफ़ी चाहता हूँ, आप सभी लोगों को इंतजार कराना पड़ा और बस सब। कोई बात नहीं सर, हिंदी नामा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी नामा पर। धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। आज सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं आहुति के लिए। थैंक यू। मैंने शुरू कर दी है, मैं तीसरे चैप्टर तक पहुंची हूँ और काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो बहुत सारे सवाल है मेरे पास आपके लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि आपने, क्योंकि ये आपकी ये सीरीज जो है यही आपका पहला नॉवल आह्वान था, तो आपने इस पौराणिक गाथा को ही क्यों चुना? देखिए, पौराणिक गाथा को चुना वाली बात नहीं आई थी यहाँ पर। ये कहानी जब शुरू की गई थी तो एक टिपिकल प्रॉब्लम से शुरू हुई थी। और हम्म। बेसिकली इसको जैसे जैसे मैं आगे लेता चला गया तो मुझे इसमें कुछ ऐसे एंगल लगने लगे जिसमें मुझे लगा कि भाई अब कुछ पौराणिक चीज़ें पढ़नी चाहिए। और उस टाइम मैं मतलब शुरुआत कर रहा था ग्रंथों के बारे में जानने के लिए कि भाई महाभारत में क्या है। ऑफ कोर्स बी आर चोपड़ा जी की महाभारत ने तो काफ़ी इम्पैक्ट डाला था, और मतलब वो ऐसा इम्पैक्ट था कि मतलब बचपन से मतलब ऐसा लगता था कि ये कैरेक्टर्स अगर जिंदा होते तो कितने अच्छे लगते हैं, इनसे बात करते तो कैसा लगता। तो बस उसी दौरान मतलब गीता पढ़ने की शुरुआत करी। और जैसा कि उम्मीद थी वैसे कुछ समझ में कुछ भी नहीं आया। मतलब जिस तरह से महाभारत में दिखाया था कि गीता में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वैसा कुछ भी समझ में नहीं आया। और उस टाइम मेरी बुद्धि इतनी परिपक्व भी नहीं थी कि वो उनकी सब चीज़ों को समझ सके। तो फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, गीता जी पढ़ी। और उसके बाद फिर इंटरेस्ट जगा कि भाई ये सब जो गीता में बताया गया है इनका मतलब रिलेशन क्या है, कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। रुद्र अवतार है, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। ये ब्राह्मणों उसके सात्विक गुणों के बारे में बता रहे हैं, या इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब कहाँ से रही है बेसिकली। तो गीता तो एक तरह से आपका एक सार आप जिसको बोल सकते हैं, समरी टाइप की चीज़ है। और तो मैंने कहा भाई अब ठीक है, थोड़ा सा और आगे हिम्मत करी जाए। तो उस टाइम फिर गीता प्रेस की पूरे वॉल्यूम लेके आया मैं महाभारत के। और फिर मतलब जब वो वॉल्यूम देखे मैंने कि ये पूरे नहीं होने वाले इस जिंदगी में, क्योंकि वो काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम थे। और फिर वही धीरे धीरे शुरुआत करी, लेकिन अच्छा लगा। और उसमें आदि पर्व से शुरुआत करी थी, तो उसमें मतलब अ, 5 6 अध्याय 8 10 अध्याय पढ़ते 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 लगा इसमें महाभारत तो है ही नहीं। क्योंकि महाभारत का जो एक दिमाग में जो बी आर चोपड़ा जी की महाभारत में सीरियल्स वगैरह ने जो बता रखा था कि भाई ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो आते आते काफी टाइम लग गया। मतलब उससे पहले उन्होंने महाभारत से पहले वो जो नागों का है, और
गरुण का अध्याय। अब इसमें तो भाई पता ही नहीं था कि भाई ये सब चीजें भी हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा। और लगा कि भाई ये थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। और पढ़ते 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 फिर एक खंड खत्म किया, फिर दूसरा खंड खत्म किया। बहुत सी चीजें रिलेट हो पाई, बहुत सी चीजें रिलेट नहीं हो पाई, बहुत सी चीजें सर के ऊपर से निकली, क्योंकि ये भी दिमाग धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था। फिर गीता के कुछ श्लोक्स निकले उसके अंदर, वो समझ में आया कि भाई इसके अंदर क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर आपने महाभारत पढ़ ली तो आपने रामायण भी पढ़ ली, जो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि महाभारत के अंदर रामायण दी हुई है ऑलरेडी। मतलब ये आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि आदि पर्व में वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई महाभारत जिसने पढ़ ली उसको दुनिया में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर दुनिया में ऐसा कुछ है जो कहीं पर है तो वो महाभारत में, अगर महाभारत में नहीं तो दुनिया में नहीं है। तो फिर मैंने मन में सोचा था रामायण कहाँ से होगी इसके अंदर, और वो रामायण भी निकल आई उसके अंदर। तो एक इंटरेस्टिंग एंगल बनता चला गया। फिर उन पात्रों के बारे में जानना शुरू किए। फिर पता पड़ा कि भाई बी आर चोपड़ा जी की जो महाभारत थी उसमें भी काफी ड्रामेटिक सीन्स अपनाए गए थे, जो कि महाभारत में थे ही नहीं एक्चुअली में। तो जैसे एक बहुत फेमस सीन है आपका कि जब इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर का जब महल बना था, वो स्वागत कर रहे थे, तो दुर्योधन उसकी माय दानव की जो माया है उसमें फंस के गिर गए थे, और द्रौपदी जोर से हंसी थी, बोले अंधे हो के अंधे होते हैं करके। महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है बाय द वे। अच्छा, ओ। और ये तो बड़ा कोट भी होता है आगे हाँ, ये बड़ा कोट कि होता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई किसी और महाभारत के वर्जन में दिया हो, क्योंकि महाभारत के वर्जन भी बहुत सारे। तो मैंने फिर कहा कि जी। भाई एक ही वर्जन को फॉलो करना चाहिए। और बिल्कुल। उसमें फिर ये इंटरेस्टिंग चीजें निकलती चली गई। और फिर मतलब उसमें आप पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। जिंदगी की आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम आप पहली बार फेस नहीं कर रहे हैं। आपके जैसे लाखों करोड़ों अरबों लोग पहले फेस कर चुके हैं, वो हार चुके हैं, जीत चुके हैं, या जैसे भी उन्होंने सोल्यूशन निकाला। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आई पूरे महाभारत में, वो ये थी कि धर्म की व्याख्या करना कठिन है। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आप जिस चीज को अपना धर्म मानते हैं, आप अगर मानते हैं कि भाई प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भाई बिल्कुल पिलाइए। आपने कहा युद्ध भूमि में निहत्थे को वार नहीं करना चाहिए, मत मारिए। आपने कहा निहत्थे को वार करना चाहिए, भाई युद्ध भूमि है ये तो मार दीजिए, वो भी आपका धर्म है, ये भी आपका धर्म है। तो ये जो धर्म है, ये इसकी जो गूढ़ रहस्य है, ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे कि मतलब आप कैसे चीजों को आप एक तरह से एक मैनिपुलेशन लेवल पर जा करके, और फिर उसकी एक डेफिनेशन बना करके, फिर उसको एक रूल्स फॉर्म करते हैं, और फिर वो रूल्स आपको कंफ्यूज करते हैं। फिर देन यू कम बैक टू द सेम सिचुएशन कि भाई आखिर मेरा धर्म क्या है। आज अगर कोई बंदा रिश्वत दे रहा है या वो कुछ कह रहा है, वो कह सकता है भाई मैं अपने घर वालों को पालने के लिए रिश्वत दे रहा हूँ, भाई उसका धर्म है, वो चल रहा है। भाई आपका क्या धर्म है वो आप जानिए। तो ये एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है इन सब ग्रंथों को पढ़ के, वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग किया। और फिर महाभारत को पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। महाभारत के 18 खंड है, उसके बाद एक और खंड है जिसको हम पोस्ट महाभारत कह सकते हैं, हरिवंश पुराण। और वो महाभारत का कुछ लोग हिस्सा मानते हैं, कुछ नहीं मानते। और उसमें पूरे जो आपके जो यादवों की, कृष्ण की जो जन्मावली है, उनका जो पूरा प्रोसेस है, और उनकी पूरी लाइफ टाइम की जो हिस्ट्री है, वो पूरी दी हुई है। और वो इंटरेस्टिंग लगी। और उससे जुड़े फिर और कुछ सवाल निकले, तो भाई स्कंद पुराण पढ़ा गया, फिर शिव पुराण पढ़ा गया, फिर ये पढ़ा गया, फिर वो पढ़ा गया। इस तरह से करके करीब 25-30 ग्रंथ पढ़ लिए हैं। और सबसे अच्छी बात जो लगी है वो ये लगी है कि इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई कहानी लिख दी हो कि महाभारत अलग लिखी गई, रामायण अलग लिखी गई और शिव पुराण अलग लिखा गया। सब में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है। और वो जुड़ाव आप मतलब अक्रॉस हिस्ट्री आप देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर मतलब वेद व्यास जी ने अपनी एक महाभारत लिख दी, उनका पीछे से कोई जुड़ाव नहीं है, या उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी जो रामायण में बोली गई हो और उसके बिल्कुल विपरीत आप उसमें लेके चले गए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे लगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि भाई इतने ज्ञानी लोग थे, इतने इंटरेस्टिंग लोग थे, इतने पावरफुल लोग थे, ऐसी सॉलिड टेक्नोलॉजी थी, और इतना सब कुछ था, उसके बाद भी आप इस महाप्रलय को बचा नहीं पाए। बिल्कुल। तो क्यों नहीं बचा पाए, क्या हुआ उस टाइम? और ऐसा भी नहीं है कि बचाने वाले नहीं होंगे, कुछ तो रहा होगा। कलयुग के बारे में सबको पता है, कलयुग में क्या होने वाला था। वेद व्यास जी ने भविष्यवाणी कर दी थी। भाई महाराज धृतराष्ट्र को उन्होंने बोला देखो ये दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन होने, वो बिल्कुल आप देख सकते हो उन चीजों को। उसके बाद भी आप ऐसे तो नहीं है कि वो सब बैठे रहे होंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास दिमाग था, उनके पास सब रिसोर्सेस थे। और इतना सब होने के बाद, इतने ज्ञानी लोगों के बाद अगर महाभारत युद्ध होता है
और होने के बाद इतना विनाश होता है कि हम पूरी तरह से धर्म से कट जाते हैं। पूरा हमारा जो एक तरह से संस्कृति है खत्म हो जाती है, हमारा इतिहास खत्म हो जाता है, और कलयुग में हम लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि भाई हमारा धर्म क्या है और उनका धर्म क्या है, और जो भी चीजें हैं मतलब एक तरह से हम अब खुद ही को तोड़ रहे हैं अपने। तो ये जो एक आप कह सकते हैं आदमी के अंदर का युद्ध है, आदमी के बाहर का युद्ध है, ये कहाँ से काटा है? ये काटने का तरीका मुझे मतलब उन ग्रंथों को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है, कोई और इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसका एक्सपीरियंस कुछ और होगा। तो ये आप थोपने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई कृष्ण अच्छे हैं या कृष्ण बुरे हैं, या फलाने कैरेक्टर ने अच्छा किया कि नहीं किया। अश्वत्थामा जी के बारे में कितनी बातें होती है, अर्जुन के बारे में कितनी बातें होती हैं, फलाने के बारे में कितनी बातें। ये आपका नजरिया है, आप उन चीजों को कोट कर सकते हैं, उन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई, आप जानते हैं कि एंड कैसा हुआ। और यही मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि आप किसी कैरेक्टर को अच्छा या बुरा कह सकते हैं क्योंकि आप वो जानते हैं कि भाई आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, बट उस सिचुएशन में फंसने के बाद उस आदमी को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है, उसको उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर एक डिसीजन लेना है। आप उस डिसीजन को गलत कैसे कह सकते हो जबकि आप उस सिचुएशन को जानते ही नहीं हो, उसके मनोभाव को नहीं जानते हो। तो यहाँ से जो कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हुआ कि भाई भीष्म पितामह कैरेक्टर है, वो अपने आप में फंसा हुआ है, कृष्ण है वो अपने आप में फंसे हुए हैं। अगर आप देखें सारे कैरेक्टर्स को आप निकाल के एक तरफ खड़ा कर दीजिए, आप उनकी अगर बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं है ये महाभारत के दोषी नहीं है, नहीं इनकी वजह से युद्ध नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो आप ये कह सकते हैं नहीं नहीं ये आप ही की वजह से युद्ध हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे लगा महाभारत का कि आप किसी को भी दोष दे सकते हैं, किसी भी चीज का वो डिफेंड भी कर सकता है और वो डिफेंड बहुत अच्छे से कर सकता है। आप गलत भी साबित हो सकते हैं, आप सही भी साबित हो सकते हैं। और इसलिए जो महाभारत है इट्स अ वेरी वेरी इंट्रिगिंग स्टोरी है, आप बोल सकते हैं इतिहास बोल सकते हैं, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ओके मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं, तो हम इस लाइव के अंत में लेंगे, तो आप उस टाइम पूछ सकते हैं। हो सकता है कि अभी बातों में वो सवाल थोड़े ऊपर चले जाएं और हमसे नज़रअंदाज हो जाएं, तो आप एकदम अंत में आपको थोड़ा समय दिया जाएगा और आप सर से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सर जैसे कि अब जब आप माइथोलॉजिकल फिक्शन लिखते हैं, पौराणिक गाथा लिखते हैं, तो क्योंकि जब मैं आह्वान मैंने शुरू करी थी तो उसके शुरू में ही लिखा है कि आपने करीबन 8 साल लगाए किताब को लिखने के लिए या उसको शेप देने के लिए, तो काफी लंबा समय होता है और उतना धैर्य हर किसी के पास नहीं होता है। आजकल सब बहुत जल्दबाजी में लिखना चाहते हैं पुस्तकें, तो कितना ज्यादा जरूरी है माइथोलॉजिकल फिक्शन या पौराणिक गाथा लिखते समय रिसर्च करना? रिसर्च कितना बड़ा पार्ट है उसका? बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेरिका जी। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं एज ए लेखक, और शायद मुझसे भी कहीं कहीं होते होते बची है, वो ये है कि भाई सब तो जानते हैं हम इसके बारे में, रामायण किसने नहीं देखी, महाभारत किसने नहीं देखी, ठीक है। तो अब जब जानते हैं तो फिर हम उस हिसाब से लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि हमने ना महाभारत पढ़ी होती ना रामायण पढ़ी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये जो चीज आती है ये आपकी रिसर्च के ऊपर आती है। मतलब मैंने अगर ये लिखा है उसमें, मतलब कुछ चीज है जो कि बिल्कुल डिफॉल्ट है उसमें कि भाई अर्जुन ने कर्ण को ऐसे मारा, लेकिन आप अगर मेरी किताब में अगर पढ़ेंगे आपको रेफरेंस दिया होगा बकायदा श्लोक का कि भाई इस श्लोक में लिखा है कि अर्जुन ने ऐसे मारा, भले ही वो छोटी सी चीज हो। हालांकि अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है तो बात अलग है, लेकिन इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि नहीं, मेरे को भरोसा नहीं है, मैं जब तक खुद नहीं देख लूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आप अपना सच खुद जानिए। आपको जरूरत नहीं है महाभारत किसी से पढ़ने के लिए या किसी से सीखने के लिए या कुछ देखने, किताब पढ़िए, आप उठाइए उसको देखिए। 1 लाख श्लोक ही तो है, रोज के अगर 10 श्लोक भी आप कंप्लीट करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? आप मतलब इतना टाइम तो आप रोज फेसबुक या ट्विटर पे स्क्रॉल करते वक्त देख सकते हैं कि इतने ज्ञानी ज्ञानी लोग उसमें क्या क्या ज्ञान देने लगते हैं, और अश्वत्थामा के साथ ऐसा हुआ और फलाने के साथ ऐसा हुआ, आपके वहां पे लिखा हुआ है कि आप उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ गया, कैसा गया, किधर गया, तो आप वो क्यों नहीं पढ़ देते? और उसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको फिर और कुछ आंसर कहीं पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये आप कह सकती है एक विडंबना है हमारी कि हमारे सामने सच्चाई होते हुए भी हम सच्चाई को ढूंढते रहते हैं। मतलब एक कस्तूरी मृग की तरह वो खुशबू हमारे दिमाग में बसी हुई है, हम ढूंढते रहते हैं और कभी भी हम उसके पास नहीं जा पाते, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। भाई अब इतनी मोटी किताब है, महाभारत है, भाई कैसे खत्म होगी? गीता है, गीता के श्लोक है, कैसे खत्म होंगे? पढ़ने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो ये
चैलेंजिंग भी था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जॉब छोड़ करके कर रहा हूँ। तो मैं नोट्स बनाता था अपने, मेरे मैप्स बने हुए एक्चुअली मैं पूरी कहानी आपको एक पेज के अंदर पूरी दिखा सकता हूँ। मैंने लिखी नहीं है कहानी, उसके जो कैरेक्टर्स हैं और जो सिचुएशंस हैं वो कहानी कहीं लिखे नहीं गए, उसके मैप बने हुए हैं एक्चुअली में, कि ये मैप यहाँ पर जाएगा तो ये मृत्युशीर ऐसा करेगा और फलाना ये करेगा। ये मृत्युशीर कौन है बाय द वे, तो अब ये साक्षी कहाँ से आ गया, या आपका ये नीलकमल कहाँ से आ गया। तो अब ये इसके बारे में पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा का पूरा मेमोराइज उसमें मैप में बना हुआ है, और वो मैप मैंने महाभारत से मैप करे हुए ताकि मुझे इजीली याद रहे कि ये यहाँ से अगर इस तरह से लिया गया रेफरेंस तो कैसा किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही अच्छी है कि भाई ये सब आपकी विरासत है, आपको फ्री में मिली हुई है, आप खुद ही जाकर देखिए कि आम के पेड़ से आम ही निकलते हैं या अमरूद निकलते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। जी। जैसे कि आपने बोला ना कि इतने सारे कैरेक्टर है, मृत्यु शेर है जो कि मेरा पसंदीदा पात्र आप कह सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा वही बहुत, क्योंकि आवान को मतलब मुझे ऐसा लगता है जब उसका कैरेक्टर आया उस किताब में तो मेरी जो उत्सुकता थी पढ़ने की वो ज्यादा जाग गई, क्योंकि वो एक तो इंसान नहीं है लेकिन वो इंसान जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन वो इंसान जैसा भी नहीं दिख रहा है। तो ये मृत्युशर को ले लो, या आप अभी मैंने आहुति पढ़ना शुरू करी तो उसमें नीलकमल का कैरेक्टर एकदम से आया जो पहले किताबों में नहीं था। फिर स्तुति में मैंने शोन को पढ़ा, और हर एक पात्र अपने आप में बहुत ही दिलचस्प था। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती थी कि जब आप इतने सारे पात्रों को डालते हैं किताब में, तो एक तो ये हो सकता है कि सब कुछ बहुत ही मेस्ड अप हो जाए, सब कुछ उथल पुथल हो जाए और पाठक को उलझन होने लगे कि मैं बार बार वापस जाना पड़े कि अब मैं कौन से पात्र को पढ़ रहा हूँ। लेकिन आपकी दोनों किताबों में ऐसा नहीं था। मतलब मुझे बखूबी आपने हर एक पात्र को उसकी जगह दी, वर्णन दिया, आपने इतने अच्छे से विवरण किया कि मुझे वो सारे पात्र मेरी आंखों के सामने एक मेरी इमेजिनेशन में वो एक पूरी छवि उसकी बन रही थी। तो जब आप इतने सारे पात्रों को बताते हैं, और क्योंकि आपको उन पात्रों को कहीं ना कहीं वर्तमान से भी लिंक करना होता है और भविष्य से भी लिंक करना होता है, तो क्या समस्याएं आती हैं ऐसे पात्रों को लिखने के लिए जब आप ऐसे लिखते हैं, और कितना जरूरी है उनका अच्छे से वर्णन करना? ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, और इसका जवाब अगर मैं देने लग गया तो एक पूरा सेशन निकल सकता है, और इसमें निकालना भी चाहिए एक्चुअली, संक्षिप्त क्योंकि में अगर कुछ। हाँ। देखिए दो चीजें होती हैं मोटे मोटे तौर पर, अगर आप लेखक के तौर पे देखें तो एक तो आपके कैरेक्टर होते हैं, दूसरे आपके कैरेक्टर की सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, और तीसरी चीज जो होती है जब ये दोनों क्लब करते हैं कैरेक्टर्स और सिचुएशन, तो आपकी स्टोरी आगे बढ़ती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्टोरी पे फोकस करते हैं, हम कैरेक्टर्स पे फोकस नहीं करते, हम उनकी सिचुएशन पे फोकस नहीं करते, और हम उनको स्टोरी में ठूसने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ना कैरेक्टर्स को समझ पाते हैं ना सिचुएशंस को समझ पाते हैं, और आप बस स्टोरी को बढ़ाना चाहते हैं। कहने को तो मैं कह सकता था भाई नीलकमल है, खत्म है, बस वो आपस में लड़ रहे हैं, कुछ तो अभी उनका चल रहा है, आपको बाद में बताया जाएगा करके। लेकिन ऐसा होता नहीं, असल जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता है। असल जिंदगी में ऐसा होता है कि आप जैसे एक कैरेक्टर है या मैं एक कैरेक्टर हूं, तो हम लोग का एक बैकग्राउंड है, ठीक है। आप हर किसी के सामने वो बैकग्राउंड रिवील नहीं करते, बट उस बैकग्राउंड की वजह से आप दूसरे कैरेक्टर से इंटरेक्ट करते हैं और आपका बिहेवियर वैसा होता है। वो जो बैकग्राउंड है वो एज ए लेखक आपको उभारना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है। सबसे पहले मेरे पास मृत्युशीर की पूरी कुंडली है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो एक ऐसा कैरेक्टर जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। क्योंकि वो कैरेक्टर मैंने ये पहले भी और इंटरव्यूज में बताया कि मैं ये कहानी हमेशा रात को लिखता हूँ, क्योंकि रात में शांति रहती है, और लिखते वक्त मैं अपने घर वालों से बोल देता हूँ देखो पीछे से कोई टोकना मत मुझे, क्योंकि मतलब पता नहीं क्या सिचुएशन हो, पता पड़ा क्या क्या हो जाए। तो ये मृत्युशीर जब मैं इसके डायलॉग्स लिखता हूँ या सिचुएशन लिखता हूँ या बिहेवियर लिखता हूँ, तो आप ऐसा मान के चलिए कि मेरे कानों में फुसफुसाता चलता है, ये लिखो, वो लिखो, इस तरह से लिखो, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता हूँ, अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ उतना जानता हूँ जितना मुझे इसके कैरेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है। और इसी वजह से जब मैं लिखता हूँ तो आपको एक वो वैक्यूम दिखता है, जो ट्रिकी वैक्यूम होता है ना, कि एक रहस्यमय वैक्यूम है इसके डायलॉग्स में। भाई ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कब क्या करेगा, कुछ पता नहीं है इस बंदे का, ठीक है। तो वो एक आपका पैटर्न बनता चला जाता है कैरेक्टर्स का। लेखकों की प्रॉब्लम ये होती है कि कहानी के बढ़ाने के चक्कर में वो इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं।
मेरे पास हर कैरेक्टर का एक फोलियो बना हुआ है। आप मतलब इवन उसका ब्लड ग्रुप भी लिखा हुआ है उसमें। ओके। निश्चल की मेरे पास पूरी मेडिकल रिपोर्ट है। आप अगर आभा में पढ़ेंगे तो उसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है उन्होंने जी ऑपरेशन से जी। पहले। डॉक्टर महापात्रा या डॉक्टर सॉरी डॉक्टर स्वामी उनको बोलते हैं कि भाई स्वामी। बीपी इतना है, इतना बीपी चल रहा है, इसका बीपी लो है, इसको ये वाली दवाई दीजिए। वो कहाँ से आ रहा है? जी। क्योंकि वो मैंने अपने कुछ डॉक्टर्स लोगों से बात, डॉक्टर फ्रेंड से बात करी कि भाई इस सिचुएशन में कैसे करना पड़ेगा। तो वो जो रिसर्च आती है वो आपको एक रियलिज्म की फील देती है कि कहानी कहानी नहीं हो रही है, वो फिर आप ये बता रहे हो कि सच्चाई हो रही है आपके सामने। हम्म। तो अगर आप अपने कैरेक्टर्स को नहीं जानते हैं तो प्लीज कहानी मत लिखिए, क्योंकि उसमें कहानी में सिर्फ कहानी है, आप जोड़ नहीं सकते पाठकों के साथ में। और आपको पता होना चाहिए कि आपको हर चीज कहने की जरूरत नहीं है कैरेक्टर्स के थ्रू, क्योंकि उनका खुद का बैकग्राउंड चल रहा होता है। तो वो पाठकों को रिवील करने दीजिए कि भाई इनके इनके बीच में, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ठीक है कल की बात बहुत पुरानी हो गई, नए नए उसमें चलते हैं, मतलब हमारे बीच में कुछ हुआ, दो पात्रों के बीच में कुछ हुआ। अब इसके लिए अब आप पूरा एक पेज लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं कि भाई यहाँ परसों ऐसा हुआ था, फलाना ये दिमाग का वो, या आप उसको किस तरह से ले जाना चाहें, या आप इनको टुकड़ों में डालना चाहें। तो ये आपकी कहानी के ऊपर आप किस तरह से पेज देना चाहते हैं, किस तरह से रिवील करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से जानिए। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो वो भी एक आपका किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है कि भाई उसके बारे में क्या नहीं जान पा रहे हैं। भाई मैं डरता हूँ मृत्यु से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और साक्षी के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जी। वो एक और भी मतलब खतरनाक कैरेक्टर है। और आने देखिए आगे क्या होता है, पता नहीं। अ, जैसे कि आपने बोला बिल्कुल कि पात्रों को जानना बहुत जरूरी है, वो एक तरह से आपके आसपास ही रहने चाहिए। जैसे आपने बोला कि निश्चल की पूरी रिपोर्ट है आपके पास, या जैसे कि जब हम आह्वान पढ़ते हैं तो उसपे सबसे ज्यादा कहानी मेरे लिए दिलचस्प तब होती है जब रोहन की हमशक्ल लाशें मिलना शुरू होती हैं, वो कि जो कि बहुत शुरुआत में ही है। तो जब क्योंकि कहानी 21वीं सदी में चल रही है और फिर उसके बाद वो द्वापर युग में जा रही है, जैसे कि स्तुति में आधे से ज्यादा कहानी आपको द्वापर युग में है। तो जब क्योंकि उसमें भाषा का भी अंतर आ जाता है, जब 21वीं सदी में चल रही है तो जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं उस आम भाषा में उसे लिखा गया है, लेकिन द्वापर युग में जब वो जाती है तो उसकी हिंदी क्लिष्ट हो जाती है। अब क्योंकि बिल्कुल ये कहानी की मांग है, क्योंकि उस वक्त उस समय अगर हम ये यादवों की बात करें या श्री कृष्ण के बारे में बात करें तो शायद वैसा ही कुछ संवाद चलता होगा। लेकिन तो क्या मतलब एक जो इंसान पौराणिक गाथा लिखना चाहता है, क्योंकि वो उसे धर्म से कहीं ना कहीं जोड़ेगा, तो कितना जरूरी है उस तरह की भाषा में पकड़ होना भी, मतलब भाषा का भाषा की क्लिष्टता का कितना रोल है यहाँ पे? बहुत 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 अच्छा सवाल पूछा है आपने। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग में शुरू से था। मतलब क्योंकि आप एक तरफ तो आप मॉडर्न टाइम्स की स्टोरी लेके चल रहे हैं, इसमें आप इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन टोन में यूज कर सकते हैं। दूसरी साइड आपको एक ऐसी लैंग्वेज लेनी है जो कि बिल्कुल आपके महाभारत काल के टाइम की है। तो बिल्कुल। इसके जो फर्स्ट ड्राफ्ट बने थे, मतलब आपके जितने भी खंड हैं, या तीसरा खंड आप पढ़ेंगे उसमें मौन पर, उसमें जितनी भी लैंग्वेज यूज, उसमें ज्यादातर बीच में कॉमन हम्म। वर्ड्स, कॉमन सेंटेंसेस, हम्म। जैसे कि उत्तिष्ठ भवा या आप कैसे हो, इस तरह की कॉमन चीजें। और उनके नीचे फिर मेरे को लगा नहीं ये लोगों को समझ में नहीं आने वाले, तो फिर मैंने उनको फुटनोट में ट्रांसलेट करके डाला। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, इससे फ्लो काफी खत्म हो रहा है। तो वो एक बैलेंस को मुझे मेंटेन करके रखना पड़ा, क्योंकि अब अगर आप चाहें तो मैं आपको अगर ओरिजिनल कहानी पढ़ाऊंगा अगर चिरपुंज पर की, तो उसमें आपको आधे टाइम पे ये लगेगा कि भाई ये वाकई में मतलब ऐसा लगा गया है कि उसी टाइम की स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसी टाइम के किसी बंदे ने स्क्रिप्ट लिखी है। श्लोक है उसके अंदर, और उसमें फिर रेफरेंसेस की जगह फिर आपके सीधे श्लोक डाला हुआ है, श्लोक लिखे हैं, फिर उन्होंने स्रोत भी डाल दिया है करके कि आपकी स्तुति ऐसे की जानी चाहिए, वैसे की जानी चाहिए। तो उससे मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि फ्लो काफी खत्म हो रहा है उससे स्टोरी का। और जो मेन क्रक्स है जो मुझे दिखाना था, टेंशन बिटवीन नागाज और आपका यादवों की टेंशन, और चिरपुंज पर का जो मेन क्रक्स है वो दिखाने के लिए, तो ये इसमें स्टोरी डाइल्यूट हो रही है। तो इसके बाद वो उसको पूरी की पूरी लैंग्वेज चेंज की गई, इस तरह से की गई कि उसको जितना इजी कर सकते हैं कर सके, लेकिन उसमें जो उसका नेचुरल फ्लेवर है जिसको बोलते हैं कि उस टाइम के लोगों की बातें होती थी उस टाइम की, उस तरह की चीजें करें। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि किवाड़ को क्या बोलते थे या ब्योड़ी को क्या बोलते थे, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा उस तरह से। तो इसलिए वो जी। ट्रांसलेशन वाला एंगल डाला गया उसके अंदर कि भाई ये
जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं ये संस्कृत में नहीं है या प्राकृत में है या कुछ इसमें है, और इनको ट्रांसलेट करके हम लोगों ने ना ये कर रहे हैं ताकि आप पढ़ सकें इसको। तो वो वाला एक एंगल उसके लिए एक्स्ट्रा डालना पड़ा था फिर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहानी को आप किस तरह से, आप बिल्कुल आप नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आप आज की लैंग्वेज में महाभारत को लिखना चाहेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा भाई, कि ये मतलब फ्लेवर नहीं आएगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप रीडर्स को। अब जैसे कि मतलब मेरे लिए जो, क्योंकि मैं बहुत माइथोलॉजिकल फिक्शन भी और सस्पेंस थ्रिलर्स पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, मतलब मुझे वो एक जॉनर है जो मेरे लिए बड़ा, मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। तो क्या होता है इन सारी इस तरह की कहानी लिखने में कि अंत बहुत ज्यादा मैटर करता है, अंत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो, और खासतौर से तब जब आप एक सीरीज लिख रहे हैं, जैसे कि अभी ये 3 है, तो आपको इसका अंत कैसे निश्चित, मतलब आपने तय किया कि यही अंत करना है और यहाँ पे सबसे ज्यादा खलबली मची रहेगी पाठकों के दिल में? तो इस चीज को लेके क्या आपका रहा, क्या आपने अंत बदले, और अगर मतलब क्या प्रोसेस रहा, या अगर जैसे अगर मैं लिखने का सोचूं तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये रहेगा कि मुझे किस तरह से कहानी पहली किताब में अंत करनी चाहिए कि दूसरी किताब का इंतजार रहे? तो देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसके करीब 12 अंक सोचे हुए हैं ऑलरेडी, 12। ओके। ठीक है, और उसमें से 4 जो एंडिंग्स हैं वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे मृत्युशीर जी ने कुछ हरकतें कर दी हैं, क्योंकि मैंने कहा ही इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर। राइट। ठीक है, तो अभी जैसे आप, अब आप आगे पढ़ेंगे आहुति, आपको पता पड़ेगा कि क्या अनप्रेडिक्टेबल हुआ है उसमें। तो मैंने कहा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी कहानी को अनबैलेंस कर रहे हैं, और कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं। तो जो अनप्रेडिक्टेबल है उसको मैं प्रेडिक्टेबल से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी 12 या 13 जितनी भी मैंने एंडिंग सोची थी, उसके हिसाब से अभी सिर्फ 6 बची है, वो सब खत्म होती चली गई, क्योंकि ये लोग ओके। साक्षी और मृत्युश्री जो कर रहे हैं या नीलकमल जो कर रहे हैं, उस हिसाब से काफी एंडिंग्स उसमें से पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस तरह से लिखा है। और आप ये मान के चलिए कि कुछ पर्व ऐसे हैं, जैसे चिरपुंज पर्व है, ये चिरपुंज पर्व कम से कम नहीं तो 6 या 7 बार लिखा गया था पूरी तरह से, और हटा दिया गया था क्योंकि उसका जो एसेंस है वो फ्लेवर नहीं आ रहा था। तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये 5 या 6 बुक आ रही हैं या 4 बुक आ रही हैं, तो ये 8 बुक ऑलरेडी हो चुकी हैं। बट वो 8 बुक पता, मतलब 4 बुक पूरी अलग तरीके से लिखी गई थी, और वो एंडिंग सिर्फ मुझे पता है। तो ये कभी कभी डिसअपॉइंटिंग हो जाता है ऑथर के लिए भी और पाठकों के लिए भी, क्योंकि वो कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ और होता है। और एक सस्पेंस थ्रिलर का सबसे बड़ा प्रेडिक्टेबल एंगल जो होता है वो यही होता है कि पाठक जो सोच रहे हैं वो ना हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है, तो ये प्रेडिक्टेबल हो गया। अब ये प्रेडिक्टेबल हो गया तो ये आपका सस्पेंस नहीं रहा और या थ्रिलर नहीं रहा। भाई अब मैं मर्डर मिस्ट्री जैसे मूवीज वगैरह देखता हूँ, उसमें जिसपे सबसे कम शक हो उस पे सबसे ज्यादा शक करो, क्योंकि उसी ने मर्डर किया होगा, भले ही वो 1 सेकंड की मूवी में आया हो। तो ये एक छोटा सा एंगल था। बट ये कहानी ऐसी है कि इसका अगर आप एंडिंग समझने बैठेंगे तो आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी पूरी। इसमें कहानी ऐसी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक प्लेट में सजा करके एंडिंग मिल जाएगी, या प्लेट में सजा करके आपको ये पता पड़ेगा कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है, क्यों किया, कैसे किया। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और बहुत से पाठक मुझे बाकायदा लिखते हैं इस बारे में कि सर ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों हुआ, स्थिति में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो अब कुछ चीजें ऐसी जो आगे आने वाली हैं, तो उनको फिर समझाना पड़ता है कि कुछ चीजें उनको समझ में आती हैं और उसको दूसरे एंगल से मतलब निकाल देते हैं। वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, पाठक कुछ और समझ जाते हैं, क्योंकि उनका एक अलग से पैटर्न बना हुआ होता है। या आप कुछ चीजों को जानबूझ के जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि पाठक उस एंगल को समझ सके, पर उनको लगता है कि नहीं सर ये बहुत बोरिंग हो गया है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी चीज है कि कहानी को ध्यान में रखें, कैरेक्टर्स को ध्यान में रखें, उनके बीच में जो टेंशन चल रही है वो ध्यान में रखें। और अननेसेसरली अगर आप खींचना चाहते हैं कहानी को, तो जरूर ये जरूर देखिए कितना खींच सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि खींचते खींचते कहानी इतनी लंबी हो जाए कि वो एंगल ही खत्म हो जाए फिर उसका। जी। ये बात बहुत ही दिलचस्प रही मेरे लिए कि आपने इसके 12 अंत सोचे हुए थे। मतलब 12 अलग अलग कहानियां अपनी तरीके से चल रही हैं, कुछ चीजें उसमें समान है लेकिन कहानियां अलग चल रही हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रही, मतलब मेरे लिए भी और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी, कि आपको हर तरीके का अंत सोचना है कि एक, क्योंकि जो पहला अंत आपके दिमाग में है वो तो शायद पाठकों के दिमाग में भी आएगा पढ़ते हुए,
मतलब वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल रहेगा। तो ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सीख मैं लेके जाऊंगी इस लाइफ से कि ठीक है, अगर आप कभी सस्पेंस थ्रिलर लिख रहे हैं, माइथोलॉजिकल फिक्शन लिख रहे हैं, तो उसके जितने अंत आप प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाइए और जितने अंत हो सकते हैं वो सोचिए। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज रही। लेकिन जैसे कि अभी मैंने ना एक ऑडियंस की तरफ से भी क्वेश्चन था जो मैंने स्टोरी डाली थी कि एक जब आप पौराणिक गाथा लिखते हैं, माइथोलॉजिकल फिक्शन लिखते हैं, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लोगों की भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ सेट ऑफ लोगों को या कुछ सेट ऑफ रिलीजियस लोगों को डिसअपॉइंट भी करेगा, क्वेश्चन भी उठाएगा। तो वो एक जो आजकल, क्योंकि हम सोशल मीडिया में हैं, हर चीज तुरंत बाहर आ जाती है, तो उस चीज को किस तरह से कितनी संवेदनशीलता से हमें टैकल करना चाहिए एक पौराणिक गाथा लिखते समय। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और वो आपका उसी बात पर जाता है कि कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये महाभारत का श्लोक ये लिखा हुआ है, हम्म। इसमें कृष्ण जी ने ये कहा था, और उसका इंटरप्रिटेशन गलत करूं या दूसरे तरीके से करूं, ये एक दूसरी चीज हो जाती है। तीसरा एंगल जो होता है वो ये होता है कि मैं जानबूझ के उस चीज को पूरा ही गलत कर दूं। हम्म। हम्म। मैं आपको श्लोक भी बताऊं, मैं आपको उसका मतलब भी बताऊं, लेकिन मैं उसका इंटरप्रिटेशन किसी दूसरे तरीके से करूं और वो नेगेटिव हम्म। तरीके से करूं। तो ये चीजों को आपको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि पहले आप वो जो इतिहास है वो तो पढ़ लीजिए आप पहले। और मैं आपसे कह रहा हूँ पढ़ लीजिएगा मतलब है कि ये नहीं कि हम और आप बैठ करके बात कर लें कि प्रेरिका जी मैंने फलाने सीरियल में ऐसा देखा था और डिमाके सीरियल में ऐसा देखा था, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और बड़ी अच्छी अच्छी कहानी है और ये वो। आप खुद पढ़िए ना, आपको किसने रोका है? और इसीलिए जब भी कुछ भी आप कोट कर रहे होते हैं आप उसको रिलेशन में डाल के चलिए। जैसे अगर आप स्तुति में पढ़ेंगे, स्तुति में उन्होंने जो डॉक्टर वर्मा है उन्होंने कृष्ण जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरा उन्होंने विस्तार से बताया है। आप उसके बारे में पूरा डिबेट कर सकते हैं, आप उसके बारे में पूरी डिबेट मतलब एक पूरी बुक लिख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जी की जो राजनीति थी उस टाइम, आपको पहले वो समझ लीजिए कि वो है क्या, उन्होंने वो कैसे कर दिया कि भाई जरासंध जैसा पावरफुल, मतलब आप ये मान के चलिए कि कृष्ण जी के पास 10 करोड़ गोपों की सेना थी, 10 करोड़ गोप, जी। 10 करोड़ गोप। आप ये मान के चलिए कि अभी आज की 2-3 स्टेट्स आपकी उसमें कवर हो जाएंगे, हम्म। ठीक है। और जरासंध ने 18 अक्षौहिणी सेना के साथ कितनी बार आक्रमण किया था मथुरा पर, उनको परास्त किया। हम्म। कैसे परास्त किया? ऑफ कोर्स मिलिट्री पावर यादवों के पास उस टाइम नहीं थी इतनी, लेकिन उन्होंने जी। पॉलिटिकली या अपने विल पावर से या जैसे तैसे उन्होंने करके किया। एंड फाइनली जब उनको लगा कि अब नहीं लड़ सकते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको आगे चलना चाहिए और दूसरे तरीके से इसको फिर टैकल करना चाहिए। हम्म। आप इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, जो आपका मिलिट्री सिनेरियो क्या है, एक दूसरे कैरेक्टर्स के बीच में क्या इक्वेशन चल रही है, वो कैसे चल रही है, कैसे ड्राइव हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों गए वहां पर, वो क्यों किया उन्होंने ऐसा। जब आप इस तरह के सवाल पूछेंगे तो आप उन सवालों को खोजने की कोशिश करेंगे। आपको महाभारत में नहीं मिलेंगे कोई इन सवालों के जवाब, आपको हरिवंश पुराण में मिलेंगे। जब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमको रेती सागर पार कर करके वहां पर एक नई द्वारवती बसानी चाहिए, तब उन्होंने सागर से मदद ली, फिर उन्होंने एक तरह से एक नगर बसाया, फिर उसको उन्होंने पूरे तरीके से कवर किया, उसको मिलिट्री स्ट्रॉन्ग किया, फिर कहीं जाकर के उन्होंने दूसरी चीजें को आगे बढ़ाया। तो कृष्ण जी भी अगर आप मान के चले तो आप ये देखिए, किसी भी पौराणिक कथा का सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई आप मानवता से देवता तक कैसे बढ़ सकते हैं। आप श्री राम जी को पकड़िए, आप किसी भी ऐसे कैरेक्टर को पकड़िए जिसको आप देवता मानते हैं, वो मेहनत कर करके आगे बढ़ा है। श्री रामचंद्र जी रावण को क्या डायरेक्टली नहीं मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते थे, उनका तो जन्म ही वैसे हुआ था। लेकिन उन्होंने 14 साल वनवास खींचा, उन्होंने वानरों की सहायता ली, उन्होंने सब एक तरह का उन्होंने जन आंदोलन बना दिया कि भाई नहीं, ये रावण को मारना मतलब हमारा धर्म में जटायु हो गया, संपत्ति, सबको जोड़ करके उन्होंने एक बनाया। आप कृष्ण जी का देखिए, कृष्ण जी के पॉलिटिक्स देखिए, किस तरह से उन्होंने, मतलब उनको पता था, ही एडमिटेड इन महाभारत के भाई जितने भी कौरवों के महारथी मारे गए हैं, इनको मारने में पांडव संभव, मतलब पांडव इस लायक नहीं थे कि इनको मार सके। तो उनको पता है कि ऑलरेडी पांडव इस लायक है ही नहीं कि इनको सबको मार सके अगर असली युद्ध किया जाए। तो उन्होंने क्या करा, फिर वो पॉलिटिक्स पूरी चलाते चले जाए। मतलब आप किस तरह से उन्होंने
प्लान किया होगा इतने सालों तक चलाते हुए कि भाई नहीं, इनको ऐसा करो, इनको ऐसा करो, इनको ऐसा करो, कर्ण को ये बोलो, फिर उनको ये बोलो, द्रोण को ये बोलो, भीम को ये बोलो, ये युद्ध से पहले पांडवों को भेज दिया कि भाई आप पितामह हैं, आप बताइए आपको कैसे पराजित करें, ये करें वो करें। तो ये सारी चीजें उन्होंने मेहनत करी हैं। और गीता में भी वही बात बोल रहे हैं वो, कि भाई अगर मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं प्राप्त करना चाहूँ और मुझे प्राप्त नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि अगर मैं मेहनत ना करूं तो ये संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए, संकरता का मैं कारण बनूं। आप ये छोटी सी चीज जैसे समझ लेंगे, आप अपना धर्म खुद सोचने लगेंगे कि मेरा धर्म क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है। आप इसको कंट्रोवर्सी बना सकते हैं, आप इससे सीख सकते हैं, आप इससे आगे निकल सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको आरोपित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई आपकी मर्जी है। धर्म आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप धर्म पे डिपेंडेंट है। आपका कैरेक्टर कैसा होगा, ये धर्म, आप कौन सा धर्म करते हैं, क्या करते हो। और धर्म से मतलब ये नहीं है कि मतलब सिंपल एक किताब या कुछ हो, आप क्या मान्यता है, आप क्या बिहेव करते हो, सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती है धर्म में। मतलब आप पूरी जिंदगी बीतने के बाद शायद आपको समझ में आएगा, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि धर्म का असली मतलब क्या है, क्योंकि ये डेफिनेशन जी। बहुत तेजी से बदलती है। तो जैसे कि आपने मुझे एकदम से याद आया कि स्तुति में जब वो पूरा जयंत और विराट सब बैठ के ये बात बोल रहे होते हैं कि मतलब वो बेसिकली कृष्ण जी की जिंदगी देख रहे होते हैं कि कहाँ से हम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर शायद डॉक्टर वर्मा इस बात को कहते हैं कि हम या मजुमदार, डॉक्टर मजुमदार कहते हैं कि हम कृष्ण को भगवान की तरह भी देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सही है, क्यों ना हम उन्हें एक मनुष्य की तरह देखें या एक ऐसा इंसान के तौर पर देखें जिसने जैसे आपने कहा कि राजनीति करके या एक पूरी प्रोग्राम बना के जीता, वो युद्ध जीता। तो वही मैं उस टाइम पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया था, क्या आपको लेखक के तौर पे ये डर नहीं लगा होगा कि मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन क्या कुछ सेट ऑफ लोग होंगे जो इस बात पर मुझ पे सवाल उठाएंगे कि भगवान को क्यों मानव के तौर पर देखना है, मनुष्य के तौर पर क्यों देखना है। तो ये इस चीज को कैसे आपने क्या सोचा, क्या व्यू रहा आपका इस पर? देखिए, उसका सीधा साधा आंसर ये है कि मैंने वही लिखा जो महाभारत में लिखा हुआ है। आपको पूरे रेफरेंस मिल जाएंगे, अगर उसमें लिखा है कि कृष्ण ने ऐसा कहा, आपको रेफरेंस मिलेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, यहाँ पर मैंने सिर्फ वही यूज किया है जो कि ग्रंथों में लिखा हुआ है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो कृष्ण कैसे ग्वालों के रूप में आए। भाई उन्होंने अवतार लिया है, अवतार लेने के बाद उन्होंने वो रास्ता चुना। बेसिकली अभी आप जैसे इसमें मौन पर में पढ़ेंगी तो आपके आंसर कुछ और मिलेंगे, बट सिंपल सा आंसर ये है कि भाई अवतार जब आते हैं तो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं, उनको एक मार्ग दिया जाता है, वो उन्होंने खुद चुना होता है। ठीक है, तो वो मार्ग अक्सर आप देखते हैं कि मतलब अगर आपका प्रोसेस बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ी है, तो वो मार्ग उतना ही ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, जैसे आप नरसिंह अवतार की बात करें, नरसिंह अवतार क्या था, मतलब उन्होंने जब हिरण्यकश्यप को मारा था तो उनका काम सिर्फ इतना था कि खंबे से निकल के उन्होंने पूरे एक सिचुएशन सेटल करके उन्होंने उनको मार दिया, उनका काम खत्म हो गया, उस अवतार का काम खत्म हो गया। रामचंद्र जी भी एक अवतार थे, उनका काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो पूरे 14 साल का वो वनवास उनको लेना है और फिर ये सब करना है। कृष्ण जी का जो अगर आप देखें तो कृष्ण जी का जीवन सिर्फ कौरवों को मारने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा था, जरासंध ने जब पहली बार आक्रमण किया था उनके मथुरा पर, तो उन्होंने कहा था कि आने दीजिए, अच्छा है, मैं सबको मारूंगा, मैं जरासंध को नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा भाई, ये तो बहुत अच्छा रहा ना, मतलब आप जरासंध को सबसे पहले मारते तो ये 18 बार आपको मतलब मथुरा पर अटैक होने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपकी, इतने लोग मरते नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जरासंध को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं इसको आज मारूंगा, आज छोड़ूंगा तो ये अगली बार फिर से मुझ पर अटैक करेगा, फिर उसके बाद मुझ पर अटैक करेगा, तो मैं इसके साथ उन सब लोगों को मारूंगा जो दुष्ट हैं, जो असुर हैं, इस तरह से जो पापी लोग हैं। तो ये जब पापी लोग को इकट्ठा कर करके मेरे पास खुद ही लेके आ रहा है, तो मैं मेहनत क्यों करूं, मेरे को सिर्फ जरासंध को जिंदा छोड़ना है। तो आप सोच लीजिए मतलब कि क्या थॉट प्रोसेस था। मतलब आप ये मत सोचिए कि वो जरासंध को नहीं मार सकते थे। तो अगेन अब ये आपका पूरा एक थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि भाई उन्होंने पहले क्यों नहीं मारा। भाई मैं तो सीधा कहूंगा ना, इतने लोगों को मारने की जरूरत क्या थी आपकी, भाई आप सीधे जाओ, उसको खत्म करो, उनका वो पापी है आप जाने, वो खत्म करें, अवतार का काम खत्म करिए, भाई हमें भी शांति से रहने दीजिए, क्योंकि बेसिकली इतने लोगों को मारने की जरूरत क्या थी। बट लॉजिक यही है कि भाई आप भी तो पापी हो,
जरासंध के साथ जो आ रहे हैं वो भी तो पापी है। जरासंध का साथ दुर्योधन ने दिया, दुर्योधन की शक्ति भी तो कम करी उन्होंने साथ ही साथ में, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये दुर्योधन भी बाद में आकर मेरी मुसीबत बनने वाला है। हम्म, जी तो अब ये सब चीजें जब आप एंगल देखते हैं तो फिर आपको मतलब वो चैप्टर मेरे को लगा था पहले कि भाई ठीक है भाई लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो एक कृष्ण कृष्ण से होकर के भगवान कृष्ण क्यों बने, वो एक पूरी हम्म, पूरी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। जी जी। अगर उसमें कुछ गलत लिखा है तो आप मुझे बताइए, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल मैंने नहीं। महाभारत कोट करी हुई है, महाभारत के श्लोक कोट करे हैं, तो जो महाभारत में लिखा है मैंने वही कोट किया है उसके साथ में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब ये एक ये मेरा पहले सवाल नहीं था, ये एक ऑडियंस की तरफ से ही सवाल था जो मैंने नहीं, स्टोरी अच्छा डाली थी, सवाल है, क्योंकि अच्छा सवाल है। ये हाँ, क्योंकि ये एक, फिर मुझे भी बाद में लगा कि ये चीज शायद एक बहुत सेंसिटिव चीज है, जिसको टैकल करना बहुत जरूरी होता होगा माइथोलॉजिकल फिक्शन में। अब जैसे कि क्योंकि ये फिक्शन है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे कृष्ण जी को आपने कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, जरासंध के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनका नामो निशान नहीं है महाभारत में। जैसे अगर हम शोन को ले लें, शोन एक मतलब स्तुति की, तो मतलब मैं कहूंगी कि नींव ही, मतलब पूरी स्टोरी जो है वो शोन के इर्द गिर्द चल रही है। तो वो मेरे लिए बहुत नया था। तो कितना जो ये फैक्ट और फिक्शन का, फैक्चुअल कैरेक्टर्स और फिक्शन कैरेक्टर्स का जो मिश्रण रखना होता है पौराणिक गाथा में, वो कितना जरूरी होता है, क्यों? या फिर हम सारे कैरेक्टर्स जो एक्चुअल थे उनको रख के हम कुछ भी फिक्शन ना डालें, या फिर फिक्शन डालना जरूरी है? वो जो प्रक्रिया रहती है उसके बारे में। नहीं, मैं कहूंगा ये आपकी कहानी की जरूरत के हिसाब से आप कितना डालना चाहते हैं उस हिसाब से है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी कहानी में मतलब आप, या आप कहानी छोड़ दीजिए, अगर आप पौराणिक ग्रंथ हैं उनको आप पकड़ के चलिए, महाभारत है, रामायण है, या कुछ और पकड़ के चलिए, उसमें आपको हमेशा ऐसे गैप दिखेंगे जहां पर आप एक पूरी पूरी कहानी फिट कर सकते हैं। जी। हम्म। जैसे कि बिल्कुल सिंपल तरीका है कि भाई इसमें बताया गया कि जरासंध के वध के पश्चात भीम, कृष्ण जी और आपके ये अर्जुन ये वापस इंद्रप्रस्थ लौट गए थे, बस इतना हम्म बताया। हम्म हम्म ठीक है। अब मगध से इंद्रप्रस्थ तक आने के बीच में क्या हुआ, आप एक पूरी कहानी कर सकते हैं। जी। बट वो कहानी जो है वो उन तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए जो कि पाठकों को पता है। हम्म। ठीक ओके। है। जैसे कि भीम और कृष्ण जी की जो केमिस्ट्री है, बातचीत जो है वो एक अलग है। ठीक है। अर्जुन और कृष्ण की जो बातचीत है, उनकी जो केमिस्ट्री है वो एक अलग चीज है। ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप ये जोड़ सकते हैं कि प्रभु मुझे डर है कि दुर्योधन इस मामले को और ज्यादा सीरियसली लेगा, क्या ये दुर्योधन हम्म क्या वही हो सकता है कि नहीं। ठीक है। अब ये पूरा चला गया क्योंकि दुर्योधन ने जरासंध की सहायता करी थी कृष्ण को, जब कृष्ण के अगेंस्ट में। तो अब ये हम्म। मतलब एक तरह से जरासंध पर अटैक करके कृष्ण ने इनडायरेक्टली आपके दुर्योधन पर अटैक किया। आपको क्या लगता है प्रभु? अब इसमें आप पूरा पूरा एक कहानी रुक सकते हैं, मतलब रथ मगध से चला और इंद्रप्रस्थ की सीमा में अंदर आया, वहां पे बीच में क्या हुआ, आप इसको पूरा का पूरा फिट कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से। बट ये इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड नहीं होनी चाहिए कि लोगों को उस पर से भरोसा उड़ जाए, क्योंकि आप एक एक पूरे काल के बारे में बात करना चाहते हैं, आप कई कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो सिचुएशनल है। ठीक है। तो उसमें आप हम्म। ऐसी कोई बात मत कीजिए जो कि दूसरे एंगल से अगेंस्ट हो जाए, और इसलिए आपको ये पूरी चीजें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, हम्म कि यादवों की हम्म क्या मतलब उनकी पॉलिटिक्स चल रही थी, यादव वर्सेस आपके कौरवों की क्या युद्ध लड़ाई चल रही थी, क्यों चल रही थी, दुर्योधन हम्म और उनके बीच में क्यों लड़ाई चल रही थी, बलराम जी के शिष्य होने के बावजूद दुर्योधन कभी भी कृष्ण को पसंद क्यों नहीं आए, वो अलग एक चीज हो जाती। तो आप उसको किस तरह से मिक्स करते हैं, यहाँ पर हम्म। आपकी इमेजिनेशन और आपका जो रिसर्च वर्क है, या आपका जो किस तरह से आप सिनेरियो देना चाहते हैं, कैसा डेवलप करना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये गैप्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी छोटा सा जी पॉज भी आपको पूरी कहानी इधर का उधर कर देता है। जी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मतलब ये मैं दर्शकों से भी कहूंगी कि ये नोट कर लें, क्योंकि जब जो शोन की बात हो रही है स्तुति में, उसमें जब वो उसका पास दिखाया गया है कि उसे कहाँ से वो आचार्य जी को मिले, और वो भी मेरे ख्याल से एक कल्पना ही है कि जिसे आपने वो पकड़ा कि अच्छा, यहाँ से जाते टाइम यहाँ तक एक लड़का है छोटा सा, और उनके बच्चे की डेथ हो चुकी है, और उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया। फिर पूरी उसके आश्रम की कहानी है, फिर शरण्या भी आती हैं। तो वो बहुत
बहुत ज्यादा दिलचस्प और बहुत सही लगा था कि मैं भी किताब को पढ़ते टाइम वही सोच रही थी कि सर ने ये कहाँ से सोचा होगा कि ये सब कैसे लाना है, क्योंकि आपने फिर क्योंकि जितना शोन वगैरह के बारे में महाभारत में मैंने नहीं सुना, शरण्या विसर्पियों के बारे में थोड़ा बहुत मैंने सुना था, लेकिन एक नाम को उससे कनेक्ट करना और फिर नाग देवता से, तो वही है कि जितनी जो गैप्स हैं उनके बीच कहानी ढूंढना और उसमें उसको अपनी कल्पना से गढ़ना, लेकिन इतना भी नहीं गढ़ना इस तरीके से कि वो एकदम अनरियलिस्टिक लगने लगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो पूरी पर्व वगैरह जो गढ़े गए हैं वो बेसिकली आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से गढ़े गए हैं। हम्म। ठीक है। तो आप आचार्य जी को देखिए, भाई हस्तिनापुर क्यों जा रहे थे वो, भाई मथुरा की हम्म। हालत क्या हो रही थी, वो जरासंध ने अटैक कर दिया, ये मतलब आप एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है जो कि बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है, वो जी। आपको पता है, ठीक है। हम्म। लेकिन उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिसका पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, वो आम आदमी पे पड़ रहा है। आम आदमी उस जी। बारे में उसको कैसे ले रहा है, भाई उसको आधी चीजें पता है आधी नहीं पता है। वो भी बोल रहा है कि भाई कृष्ण तो भगवान है क्योंकि उन्होंने भाई जरासंध जैसे उसको हटा दिया। अरे भाई ऐसा मत कहो कि भाई वो जरासंध बहुत दुष्ट आदमी है, वो हार नहीं मानने वाला, मतलब वो एक उनका एक अलग ही लेवल पर कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है। और वो जो सिचुएशंस हो रही है, महाभारत की जो मेन स्टोरी चल रही है, उसके हिसाब से उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि भाई अरे भाई पांडवों को उन्होंने निकाल दिया, भाई इतना दुष्ट है दुर्योधन है, ये भाई मेरे को जितना पता है उतनी तो मैं बताऊंगा ना कि भाई सभा में लोगों ने सुना कि भाई ऐसा हुआ, वो हार गए या ये हुआ, उसके हिसाब से मैं कहानी बनाऊंगा। तो आप अगर देखें तो ये पूरे जितने भी पर्व बने हैं इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आपके आचार्य हैं, शोण है, और इनका पूरा जो एक इकोसिस्टम बना के रखा है, ये इकोसिस्टम इनको कायदे से देखा जाए तो इन्हें मतलब नहीं है भाई, हो रहा है होने दो, लेकिन हाँ बीच बीच में कभी शॉकर्स आ जाते हैं कि अरे ये ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। भाई हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी रोजी रोटी कमानी है, हमें उनसे क्या मतलब कि दुर्योधन को राज सिंहासन मिलता है या वो मिलता है, लेकिन हमें तो कर देना है। तो हम्म। ये जो एक एंगल आता है, ये एंगल आपको अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकाल देता है, मतलब सब स्टोरीज आप निकाल सकते हैं इसके अंदर से बहुत अच्छे तरीके से। जी। अ, तो क्या बोलते हैं, अगर ऑडियंस में भी सर से कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप लोग अभी अपने सवाल बता सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे किस बारे में बात हो रही है, तो सौरभ कुदेशिया सर की ये 3 किताबें आई हुई हैं। अभी हाल ही में आहुति आई है, इसके पहले 2 एडिशन और आ चुके हैं। ये एक सीरीज है, पौराणिक गाथा सीरीज है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो पौराणिक गाथा लिखने की कला के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सारी तीनों किताबें आपको अमेजोन में मिल जाएंगी, अगर आप चाहें तो जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तीनों किताबें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही, अगर आपको पौराणिक गाथा माइथोलॉजिकल फिक्शन में कुछ थोड़ी भी रुचि है तो मैं आपको जरूर से जरूर बोलूंगी कि ये किताबें आपको जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप लोग के पास कोई सवाल है सर से पूछने के लिए या पौराणिक गाथा लिखने की कला के बारे में पूछने के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सर जैसे आपने एक, जब तक मैं ही सवाल पूछती हूँ, आपने जैसे बोला कि आप जॉब भी कर रहे हैं और जॉब के साथ उसके किताब को लिखना, तो कितना ज्यादा मुश्किल था इस चीज का बैलेंस बिठाना, क्योंकि नौकरी के साथ एक किताब लिखना, किताब बहुत समय मांगती है और आपने दिया भी है बहुत सारा समय, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? भाई मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरी कॉल्स रहते थे रात को, और जनरली 10, 10:30, 11 मतलब एक नॉर्मल टाइम रहता था जब ऑफिस के कामों से फ्री हो पाता था। और उस टाइम जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी वाइफ को बोला हुआ है कि भाई कि मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, मेरे पीछे से आके कभी मुझे कुछ मत बोलना, आवाज भी मत निकालना, क्योंकि पता नहीं किस सिचुएशन में हूँ और मैं बिल्कुल। तो ये ज्यादातर स्टोरी जो लिखी गई है, ज्यादातर पोर्शन स्टोरी का वो रात में लिखा गया है 11 से 2 बजे तक। और लोगों की शिकायत ये रही है कि जिन्होंने रात को पढ़ी है उनको नींद नहीं आई है, तो वो उसका रीजन मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने भी रात में लिखी, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो जग कर पढ़ें। सैटरडे संडे स्ट्रेच करता था कंटिन्यूस 8-8, 10-10 घंटे, मतलब कभी कभी सिनेरियो जैसे ऐसे बन जाते थे जैसे चिरकुंज पर्व का बना है, या एक फ्लो बन जाता जिसको कहते हैं ना कि उस टाइम आप उठ नहीं सकते, आपको बस खटाखट 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 लिखना होता है। एंड देन रिसर्च पे उससे आपने जो पॉइंट ब्लॉक कर रहे होते हैं आप उसको हाईलाइट करके छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद रिसर्च करिए उसके बारे में दोबारा से। तो ये काफ़ी कठिन था, कई बार ऐसा हुआ कि हफ्तों तक कुछ नहीं लिख पाया, कई बार ऐसा हुआ कि भाई वीकेंड में पूरे पूरे सेक्शंस कंप्लीट हो गए और फिर बाद में पता पड़ा कि नहीं इसमें वो फ्लेवर नहीं आ रहा है जो डालना चाहिए, क्योंकि वो कैरेक्टर के हिसाब से ये गलत आ रहा है, तो वो पूरा पूरा फिर हटाना पड़ा। मतलब कई ये चिरपुंज पर का 60% पोर्शन मुझे कम से कम तो 4 या 5 बार हटाना पड़ा था, क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था।
और उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चंस उठते थे उसके रिसर्च के बारे में, तो उनको जब रेफर करते थे तो पता पड़ता था नहीं ये तो कुछ और निकला है, तो वो फिर उस हिसाब से फिर स्टोरी को मोल्ड करना पड़ता था या फिर चेंज करना पड़ता था। तो कठिनाई तो हुई ऑफ कोर्स। चिरपुंज पर्व का स्पेशली जो वॉर वाला सीन है उसको करने के लिए मैं कई जगह घूमा हूँ, और वो पूरा पूरा सीन जो है केवल लड़ाई वाला, कि वो जब यादवों की सेना वहां से आती है और नागुन को अटैक करते हैं, टिल आपके गरुण लोग का आपका जो होता है उसके बाद तक का, वो करीब मुझे साल भर लग गया, क्योंकि मैंने उसके लिए पूरा एक स्टेज सेट किया था कि किस तरीके से कितने एंगल से तीर निकलने वाले हैं, कहाँ से सेटअप रहेगा, कहाँ पर गरुण सेना रहेगी, कहाँ से अटैक होगा, और मृत्युलोक के किस किस एंगल से जाकर के आप है ना ये नागलोक से ऊपर से उतरेंगे कि नहीं उतरे पाएंगे, कितनी कितनी वहाँ पर जो आपका रोड बनी थी जिसपे वो जा रहे थे वो कितनी नैरो होगी कि वो बिल्कुल सट जाएंगे, और वो फॉर्मेशन कैसा रहेगा, वो फॉर्मेशन के लिए अलग एक रिसर्च करी थी पूरी पूरी बैठ करके, कि भाई इस सिचुएशन में इतने अगर आपकी वाहिनियां हैं तो इनमें किस तरह से आप ले जा सकते हैं ताकि आपका सेंटर पोर्शन सिक्योर रहे। तो ये इंटरेस्टिंग रहा। और इवन अगर आप देखेंगे तो वो पूरा फॉर्मेशन बनाया हुआ है, धनुधर किस तरह से रहेंगे, और पैदल वाहिनियां किस तरह से रहेंगी, और उसके बाद भालाधारी कैसे रहेंगे, और वैद्य कैसे रहेंगे। तो ये फॉर्मेशन बनाते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग लगा कि गेम की तरह आप खेल रहे हैं पूरा, और मज़ा भी आया, और कई बार बोर भी हुए कि भाई ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या रीज़न है, कहाँ फंसे हुए हैं। फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद याद आया अच्छा अच्छा ये वाला पॉइंट मिस कर रहे थे। तो बस अब ये है कि खींचना पड़ता है, आपको स्ट्रेस तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम अनलिमिटेड हो, तो जी जी। करना तो पड़ेगा आपको। ऑडियंस की तरफ से कुछ सवाल है, जैसे कि एक, दुर्योधन शासन के दौरान हम लोग खुश थे सर, दुर्योधन शासन के दौरान हम लोग खुश थे सर, कृपया बताइए क्या ये बात सही है? दुर्योधन दुर्योधन शासन के समय लोग खुश हो रहे थे, तो क्या ये सही है? ये पूछा अब है इसका किसी ने। इसका कोई अगर मेरे ख्याल से अगर महाभारत में लिखा हो कि शासन से खुश थे या नहीं थे, तो वो एक अलग चीज हो जाती है, बट ऐसा कोई रेफरेंस दिया नहीं है उन्होंने। आप कहानी में मार सकते हैं कि भाई कुछ लोग खुश थे कि भाई हाँ पांडव चले गए, ये पांडव आप, तो आपकी कहानी अगेन वही कि भाई पांडव जब आप से क्या आए तब कर से रहे हैं? हस्तिनापुर पर मुसीबत ही मुसीबतें आ रही हैं, एक एंगल ये हो सकता है। दूसरा कहते हैं कि भाई दुष्ट दुर्योधन छोड़ क्यों नहीं देता राज सिंहासन, छोड़ दे पांडव, राजा युधिष्ठिर इतने अच्छे हैं, ये है वो है। दूसरा ये कह सकता है कि भाई नहीं भाई, जब जब दुर्योधन का हक है तो ये पांडव अब दोबारा से क्यों आए। तो ये आप अपने हिसाब से आप कुछ भी जोड़ लीजिए, खुश थे कि नहीं खुश थे, ये कोई एंगल नहीं होता है इसमें। एक और सवाल है, पौराणिक कथाओं में मिथक की अधिकता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में आज के समय में मिथक के पाठ को जोड़ना कितना आसान या कठिन है, क्योंकि आज का समाज तो एडवांस रियलिटी पे विश्वास करता है। देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप किस पे विश्वास करते हैं ये आपके अवधारणा पर निर्भर करता है। आपको एक सच बताया जाता है, आपसे कहा जाता है कि ये सच है। जैसे अभी परसों कुछ पाठकों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो सुना है कि महाभारत घर में नहीं रखी जाती है, कभी नहीं रखनी चाहिए महाभारत जी। घर में। हमारे घर में भी सर छोटे से यही बोलते हाँ, हैं। लड़ाई होती है और ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा ये बता दो जिनके घर में महाभारत नहीं होती, क्या उनके घर में लड़ाई नहीं होती? जी बिल्कुल। जबकि वेद व्यास जी ने खुद आदि पर्व में कहा है कि भाई जिसने महाभारत का, हर किसी व्यक्ति को ये महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो जी। ये बात कहाँ से निकली कि नहीं आना चाहिए या वो नहीं आना चाहिए? भाई ठीक है, ऑफ कोर्स महाभारत में बहुत नुकसान हुआ है, भाई भाई से लड़ा है, ये हुआ है वो हुआ है, बट रामायण में भी तो वही हुआ है। रामायण में भी तो विभीषण ने रावण को धोखा दिया, भाई सुग्रीव ने बाली को धोखा दिया, अगर आप इस तरह से एंगल से देखना चाहें। सवाल बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि दूसरा क्या कहता है, सवाल ये है कि आप जो जो चीज आपकी खुद की है, आप उसमें से दूसरों से क्यों पूछते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है? आप उसको खुद पढ़िए, अपनी समझ से पढ़िए। भाई आपकी समझ और मेरी समझ में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जी। ये चीज जो है, ऑफ कोर्स सीरियल वाले अपने सेलिब्रिटी के हिसाब से सीरियल बनाते हैं, आपकी मर्जी है। उसमें ड्रामेटाइजेशन बहुत खतरनाक टाइप का होता है। आजकल जो सीरियल आ रहा है उसमें तो मतलब आप कहना मुश्किल है कि पांडव कौन है, दुर्योधन कौन है, और फलाना कौन है, धमाका कौन है। कुछ भी जी। होता है, लेकिन वो अगेन वो उनका परसेप्शन है, लोगों को पसंद आता है, उनको पसंद आता है, तो ठीक है भाई, आपको मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट जी। ये है कि ठीक है, आप पढ़िए, आपके पास अवेलेबल है, आप पढ़ना चाहें पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहें मत पढ़िए। आप दूसरों की सच्चाई पे अपना सच्चाई बनाना चाहते थे, आप वो बनाइए फिर।
सर, जैसे कि आप क्या आपने ये तो बताया कि गीता और महाभारत तो पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम और माइथोलॉजिकल फिक्शन या पौराणिक गाथाओं की बात करें तो कौन सी और दूसरी किताबें हैं जो आप व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे, रीडर्स को अपने? आप फिक्शन की बात कर रही हैं या ग्रंथों की या फिक्शन, पुराणों की बात? ग्रंथों पुराणों में भी बता दीजिए और फिक्शन में भी बता दीजिए। ग्रंथों पुराणों में अगर आप महाभारत पढ़ लेती हैं तो आपको दुनिया की जितनी भी पॉलिटिक्स है, जितनी भी कहानियां हैं, आपको सब समझ में आ जाएंगी। पहली चीज, जी हाँ जी। पढ़ी है, टाइम लगेगा पढ़ने में, बट आप अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगी तो अच्छा लगेगा। इसके बाद ऑफ कोर्स हरिवंश पुराण पढ़िएगा, बहुत अच्छी है ये भी। मतलब कुछ इसमें महाभारत का एक्सटेंशन मानते हैं, कुछ मतलब पूरा इसमें श्री कृष्ण जी का पूरे यादवों की गालावली वगैरह है। इसके बाद शिव पुराण पढ़ सकती हैं आप, बहुत अच्छी किताब है। मैं किताब इसलिए कह रहा हूँ कि लोग किताब की तरह पढ़ना चाहें इसको तो पढ़ सकते हैं इसको। जी आप इन इन ग्रंथों को आप ये मत सोचिए कि आप पे थोपे गए हैं, आप सिर्फ उनको पढ़िए, बिल्कुल। उनको जज मत हम्म। कीजिए। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि उसमें ऐसा क्या है जो आपको अच्छा लगना चाहिए या बुरा लगना चाहिए या समझ में नहीं आ रहा। जी जो समझ जी। में नहीं आ रहा है या जो बुरा लग रहा है उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब महाभारत या गीता मैंने पढ़ना शुरू किया था तब मेरी सोच अलग थी और मुझे उन हम्म श्लोकों के कुछ और अर्थ समझ में आते थे। हम्म। उसके बाद जब मैंने कई बार उनको पढ़ा तब मेरी सोच कुछ और हो गई और उन श्लोकों और उनके जो डिस्टिंक्शन वगैरह है उसका मतलब कुछ और समझ में आया। इसके बाद मैंने जी। सिर्फ उनके ट्रांसलेशन पढ़ने शुरू करे, श्लोक और उनके हम्म ट्रांसलेशन, मतलब उनकी जो व्याख्या वगैरह है वो समझ में नहीं, क्योंकि वो व्याख्या अगेन पर्सनल डिपेंडेंट है। तो मेरी हम्म। व्याख्या श्लोक के बारे में कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है। तो जी दैट इज ओके, फाइन है, वो ठीक है, वही आप अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपनी व्याख्या अपने तक सीमित रखिए। मतलब आप जैसे ही उसको हम्म दूसरी व्याख्या में लेके जाते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वहां पर आप फिर वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई आपके हिसाब से ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, मैंने पढ़ा है तो मेरा बहुत अच्छा है। कुछ नहीं भाई, मेरा एक्सपीरियंस गीता पढ़ने का ये है, वो आपके एक्सपीरियंस से टोटली डिफरेंट होगा। मेरा एक्सपीरियंस हम्म। महाभारत पढ़ने का ये है, क्योंकि मेरा माइंडसेट एक अलग चीज है, आपका माइंडसेट एक टोटली डिफरेंट चीज बिल्कुल है। तो बिल्कुल। आप उसको वहीं तक रखें, अपने तक रखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर गलतियां हो रही हैं या कहाँ पर ये गलत डायलॉग्स बोले जा रहे हैं या कहाँ पर एक गलत सिनेरियो निकाला जा रहा है। तो वो चीजें जी। आपसे अपने आप ही दूर होती चली जाएगी फिर। हम्म। एक और सवाल है ऑडियंस की तरफ से। पौराणिक कथाएं क्या आज के समाज में अपना अस्तित्व रखती हैं? अगर रखती हैं तो कहाँ तक? भाई अस्तित्व तो सबका है, जहां तक पाठक हो, जब तक बिल्कुल। पाठकों को पसंद आता है पढ़ते हैं। हम्म। देखिए, तो ये पाठकों के ऊपर है, एक्चुअली में ये लेखकों के ऊपर नहीं है कि लेखक वही लिखता है जो पसंद आता है, या तो पाठकों को पसंद आता है या उसकी खुद की हिम्मत होती है कि भाई हाँ मुझे ये पसंद आ रहा तो मैं लिख रहा हूँ, किसी को पसंद आता तो ठीक है, नहीं मुझे मतलब नहीं है। जी। तो हम्म। आप पौराणिक कथाओं को किस एंगल से लेते हैं, क्या लेते हैं, किस तरह से समझ में आता है आपको, और उसमें आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, ये पाठकों के ऊपर डिपेंड करता है। लेखकों की शैली के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लेखकों की शैली इतनी अच्छी होती है कि वही चीज़ वही बोलते हैं। नरेंद्र कोहली जी की आप अगर किताब पढ़ेंगे महासमर, आप उसको खोल करके कहीं से भी शुरू कर दीजिए, आप उसमें फंस जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको लगेगा ये क्या है। मतलब मैंने पढ़ी हुई है पूरी महासमर और उसको जहाँ से खोलता हूँ वहां से पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है पढ़ते चले जाओ पढ़ते चले जाओ, तो कई बार मेरी हिम्मत नहीं होती खोलने की। और उसके जी। बाद फिर जब मैं अपने चिरपुंज पर वगैरह पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कक्षा 1 का पहला बंदा हूँ जो मतलब काका काका सीख रहा है अभी। तो इसमें काफी कुछ लेखक के तौर पे काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। और पाठकों से निवेदन है कि वो भाई अपने लेखकों से इंटरेक्ट करते रहे, क्योंकि वो जो सवाल बिल्कुल। पूछते हैं वो एक नया एंगल देते हैं लेखकों को। तो कई लोगों को जैसे शोण के बारे में कुछ जानना था, उन्हें सर ये शोण के बारे में आपने ऐसा लिखा है, मेरी समझ से ऐसा होना चाहिए। फिर मैं उनको समझाता हूँ नहीं देखो फलानी तारीख को उसने ऐसा बोला, दिमागी तारीख को उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसलिए ऐसा करके हुआ। तब उनको थोड़ा समझ में आया। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे ये थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके देना चाहिए था विदाउट स्लोइंग डाउन द स्टोरी। तो ये हम्म। लेखक और पाठकों के बीच में ये संवाद होता रहे तो ये कहानियां और अच्छे से इम्प्रूव होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अब हम लाइव के एकदम बातचीत के अपने अंत की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आहुति के लिए। धन्यवाद। और मैं जितने भी लोग इस टाइम देख रहे हैं, मैं उन लोगों से ये बोलूंगी कि जरूर से जरूर ये पूरी सीरीज के 3 खंड आ चुके हैं, और क्योंकि मैंने दोनों 2 किताबें खुद पढ़ी हैं
और तीसरी किताब अभी बस इन प्रोसेस है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको इस तरह की कहानी आपने शायद आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा अगर आप जब ये किताबें पढ़ेंगे। तो जरूर से जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक शिकायत रहती है कि हिंदी में कुछ माइथोलॉजिकल फिक्शन जैसा कुछ नहीं लिखा जा रहा, पौराणिक गाथा जैसा कुछ नहीं लिखा जा रहा। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके सामने है। तो प्लीज आपको अमेजोन में ये मिल जाएंगी किताबें, इसे ऑर्डर करिए। और जैसे कि सर ने बोला कि पढ़ते पढ़ते अपने लेखक से भी इंटरेक्ट करिए, तो सर को खूब सारे भर भर के ईमेल लिखिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। सर से जवाब मांगिए, क्योंकि लेखक को भी अच्छा लगता है कि जो पाठक है उन्हें पढ़ रहे हैं और उनके दिमाग में 3-4 एंडिंग्स खुद की चल रही हैं। और तो इस तरह का जो वार्तालाप है ये लेखक और पाठक के बीच में चलते रहना चाहिए। आप सर अगर आप कुछ दर्शकों से कहना चाहें या तो। नहीं जी, दर्शकों से ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई आपका प्यार और प्रोत्साहन मिलता रहे, सवाल आते रहें, और ये बातचीत तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसको अभी 3 घंटे और खींच सकता हूँ, हालांकि टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को आपसे इंटरेक्ट करके और आपके विचारों को जान करके पुस्तक के बारे में। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी पुस्तक पढ़ें और तभी मुझसे बात करें, आप किसी और पुस्तक के बारे में भी पूछ सकते हैं, या अगर आपको कुछ सवाल ऐसे लगते हैं कि मैं उनको जवाब देने लायक हूँ, हालांकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, दुनिया में मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग भी हैं, बट इंटरेक्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ। और सबसे बढ़िया बात, प्रेरिका जी बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हिंदीनामा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सर इंटरेक्शन इतना एक अच्छा और लगा, चीज मुझे बहुत मजा आहुति के आया। बारे में, क्योंकि आहुति अभी कुछ ही दिन पहले आई है, एकदम नई अभी जन्म हुआ है उसका। तो कुछ बताइए आहुति के बारे में हमें थोड़ा। देखिए, आहुति में एक पर्व है मौन पर्व। ओके। ओके। और कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये मौन पर्व का मौन पर्व ही क्यों रखा गया नाम। हम्म। तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम, या जो भी पाठक अभी ऑनलाइन है, वो किताब पढ़ने के बाद मुझे बताएं कि ये मौन पर्व ही क्यों है। पहला सवाल। ओके। दूसरा सवाल, पाठक अक्सर पूछते हैं कि भाई ये 3 खंड आ चुके हैं और कितने खंड आने बाकी हैं। जी। और ये मैंने आहुति के आभार में लिखा है कि कितने खंड आएंगे, इसका सवाल इस स्टोरी में ही छुपा हुआ है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि हाँ, मैं उसका आभार तो पढ़ चुकी ये हूँ इसलिए। मेरा पाठकों से निवेदन है कि अगर आप इस क्लू को समझ सकें और इस क्लू के हिसाब से अगर आप मुझे आंसर दे सकें। आंसर बहुत सिंपल है, कोई भी बता सकता है, नंबर ही होगा एक, ऑफ कोर्स, बट वो क्यों है, वो क्यों अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अगर पॉसिबल होगा तो खुद आपको पुस्तक देने आऊंगा, या मैं भेजूंगा पुस्तक आपको, अपनी साइन करी हुई पुस्तक। बिल्कुल, तो पढ़िए और और अंदाजा बट लगाइए। मुझे लॉजिक चाहिए, क्योंकि ये कहानी पूरी लॉजिकल कहानी है, तो मुझे जी लॉजिक चाहिए कि इतने ही पार्ट्स क्यों हैं इसके। जी जी। चलिए, तो ये एक हमारे लिए पहेली है, पाठकों के लिए सुलझाने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे सुलझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत कुछ मुझे एक पाठक और एक दर्शक के तौर पर जानने को मिला, क्योंकि मुझे पौराणिक गाथा में काफी रुचि है। मुझे आज उस कला को करीब से देखने का मौका मिला, जानने को मिला। ये लाइव मैं सेव कर दूंगी, तो अगर आप में से कोई लाइव दोबारा सुनना चाहे या अपने किसी फ्रेंड या किसी पाठक को फॉरवर्ड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हिंदीनामा के पेज में ये सेव रहेगा। और जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आहुति के लिए भी, आने वाले खंडों के लिए भी। बस जल्दी जल्दी खंड आप निकालिए ताकि हम पढ़ते रहें और हमारी उत्सुकता, हमारे अंदर जो सवाल है वो सॉल्व होते रहे धीरे धीरे। थैंक यू प्रेरिका जी, थैंक यू सबके लिए, सभी थैंक यू पाठकों सो को मच। नमस्कार, बहुत और बहुत सभी धन्यवाद। को शुक्रिया इतने अंत तक रुकने के लिए, जो भी रुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरे और सौरभ सर और हिंदीनामा की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।